हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका निमोनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है 12th से और उस टॉपिक की जो हेडिंग है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल हेल्थ यानी कि टोटल वेलबींग इन एस्पेक्ट ऑफ सोशल, बिहेवियरल, फिजिकल एंड इमोशनल। इंडिया वॉज अमंग द वन ऑफ द कंट्री जिसने इसको सबसे पहले एक एज ए नेशनल प्रोग्राम के रूप में इसको स्टार्ट किया टू अचीव अ सोशल गोल। पहले जब इसको स्टार्ट किया था तो इट वाज अंडर द नेम ऑफ द फैमिली प्लानिंग और लेटर ऑन रिसेंटली इट इज रनिंग अंडर द नेम ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसका पर्पस है टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द एज, रिप्रोडक्टिव एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स and to prevent sexually transmitted disease STDs, especially AIDS। तो सेक्स जो एजुकेशन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? इट शुड बी एनकरेज्ड इन द स्कूल टू प्रिवेंट द मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव एज प्रॉब्लम्स एंड अगेन वही चीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ STDs। लोगों को एजुकेट करना रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल, regarding the pregnancies, the problem, the care of mother during pregnancy, the postnatal care of the mother and the baby, proper breastfeeding, and the last but not the least, the most important, male और female में differentiate ना करना, they should be treated equally। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है उनकी डिलीवरीज को, चाहे नॉर्मल या ऑपरेशन के थ्रू, उनके अबॉर्शंस को, उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को, इन सबको मेडिकल केयर देना। तो पहले एक प्रोसेस होता था जिसमें जो बेबी है, जो यूट्रस में बेबी रहता है, एक फ्लूइड की बैग के अंदर रहता है और उस फ्लूइड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ ना कुछ सेल्स उस बेबी की रहती हैं। तो स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर जिसको कहते हैं एमिनोसेंटेसिस, जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल से उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है थोड़ा सा, जस्ट टू एग्जामिन कि उस बेबी में कोई हेरिडिटरी या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये प्रॉब्लम बड़ी है और ऐसी है जिसमें बेबी के जो उसकी हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके लिए उसको मेडिकली टर्मिनेटेड करने की परमिशन मिलती थी। तो इनिशियली जो उसको एमिनोसेंटेसिस था उसको यूज किया जाता था। बेसिकली हमने इसको यहां लिखा है कि एमिनोसेंटेसिस टू डायग्नोज हेरिडिटरी सिंड्रोम, यानी कि डाउन सिंड्रोम हो गया, H फॉर हीमोफिलिया हो गया, S फॉर सिकल सेल एनीमिया हो गया। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों में मेल और फीमेल के अगेंस्ट जो एक रेशियो और एक गैप डेवलप होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे उन्हीं सेल से सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा, इसलिए इस प्रोसीजर को अब बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया की पॉपुलेशन थी इट वाज अराउंड 350 मिलियन, जो धीरे धीरे 2011 आते आते अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन हो गई एट द ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 2। और 2 ग्रोथ रेट जो है वो 23 काफ़ी फास्ट माना जाता है। उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और फिर बेसिक जो नीड्स हैं जैसे कि होम हो गया, आपका शेल्टर यानी कि फूड और क्लोथ, इन सब की स्कार्सिटी ना पैदा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो जिस पे फोकस किया दैट वाज द बर्थ कंट्रोल। और इस बर्थ कंट्रोल के लिए बेसिकली तो कॉन्ट्रासेप्शन वाले पार्ट पे फोकस किया कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है सो दैट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ उनको सेक्स की एजुकेशन भी दी जा सके। बर्थ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड थे, नेचुरल मेथड्स, देन उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर मेथड्स, देन इंजेक्टेबल, देन इम्प्लांट्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और उसके बाद फाइनली एक सर्जिकल मेथड्स। सो ये इतने सारे मेथड्स हैं। इसमें वन बाय वन हम इन मेथड्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हैं। पहला आता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, लेकिन
उससे पहले, इन मेथड्स को पढ़ने से पहले ये देखें कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो भी यूज़ हो रही है, चाहे वो ओरल हो रही है, चाहे वो इंजेक्टेबल है, चाहे वो इम्प्लांट के रूप में है, चाहे वो सर्जिकल है, चाहे वो आईयूडी है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या उसके फ़ायदे होने चाहिए। तो यहाँ हम डेफिनेशन में इसको लेते थे, इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड लोअर, किस लिए? उसको प्रेगनेंसी के डर को दूर करना है, शुड लोअर द फियर्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें हमारे उस कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज होना है, जो उसके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो पहला है एफ, यानी कि ये फ्रेंडली यूजर होना चाहिए, ई फॉर इट इज इफेक्टिव होना चाहिए, ए फॉर ये अफोर्डेबल होना चाहिए, हर कोई इसको यूज कर पाए, आर फॉर रिवर्सेबल होना चाहिए कि जब बेबी चाहिए तो उस प्रोसेस को रोक दिया जाए सो दैट प्रेगनेंसी को इंड्यूस किया जा सके, एस फॉर साइड इफेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ये इसके अंदर एक कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड पे। नेचुरल मेथड का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज नहीं कर रहे हैं, बाय नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन को एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक टर्म यूज किया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो हमने यहां यूज कर दिया द चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। तो अब हमारी लाइन बन जाती है कि नेचुरल मेथड्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें फेलियर के चांस ज्यादा होते हैं। और ये जो हमारा निमोनिक बना, इससे हमने लिखा ए फॉर हमारा हो गया एब्स्टिनेंस पीरियड। एब्स्टिनेंस पीरियड का मतलब क्या होता है? इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो ये देखा था कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है और वही फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि एक वीक जो है वो फर्टाइल पीरियड होता है। तो उस अगर फर्टाइल पीरियड में यानी कि 10th to 17th डे, यानी कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर स्पर्म उस ओवम के पास नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। दूसरा है लीस्ट, यानी कि एल फॉर द लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, जो डिलीवरी हो चुकी है उस बेबी की, एक मदर ने डिलीवरी किया है, अब वो मदर अगर उस बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर रखती है तो 6 मंथ तक उसमें वो पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन, जब चूंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है एक्सक्लूसिव बेबी, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहता है और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसको इनिबिट करता है। उसके इनिबिट करने की वजह से LH और FSH रिलीज नहीं होते, और ये रिलीज नहीं होते तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो अप टू 6 मंथ ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आता है और प्रेगनेंसी भी नहीं रहती है, बट इट इज मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, वो भी अगर मदर होली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को। देन थर्ड पीरियड आता है आई, यानी कि इंटरप्टस क्वाइटस। इंटरप्टस क्वाइटस का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन अगर मेल अपने पेनिस को हटा लेता है, जिसकी वजह से जो सेमाइनल फ्लूइड या स्पर्म है वो फीमेल में नहीं जा पाते, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। और ये सब नेचुरल में आते हैं, बट इनके फेलियर रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसके बाद हम आते हैं बैरियर मेथड पे। होते हैं वैसे तो सिंपल है, इसको जरूरी नहीं है इसको निमोनिक की तरह यूज किया जाए। फीमेल्स में ये वॉल्स होते हैं, फीमेल में डायफ्राम होते हैं, आप ये देखेंगे, और फीमेल में ये सर्वाइकल कैप होती है, और मेल्स में ये कंडोम्स होते हैं। बेसिकली ये फिजिकल बैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं सो दैट स्पर्म ओवम से मीट ना कर पाए। इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इन डायफ्राम, कंडोम्स या सर्वाइकल कैप पे स्पर्मिसाइडल जेली और लगा दी जाती है सो दैट इनकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाए। अदरवाइज याद कर सकते हैं, स्टॉप ड्राइविंग, चेक व्हीकल एंड गो। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैरियर मेथड का, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारे कॉन्ट्रासेप्टिव वो ये है कि दे प्रिवेंट, दे स्टॉप एसटीडी, दे प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ये रोक देते हैं। इनसे ये सेक्सुअली एसटीडीज जो है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में नहीं जा पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बैरियर मेथड का यही है। जिन हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो आती है उसमें हम बताएंगे आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस
कुछ मायने में बेटर हैं। बेटर इन द सेंस कि एक फीमेल डॉक्टर एक आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को थ्रू वेजाइना यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई मंथ टू ईयर्स तक उन फैमिलीज को रेगुलर प्रॉब्लम नहीं होती कि रेगुलर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना है। तो एक जो प्रॉब्लम बेसिकली जो झंझट है, जिसे परेशानी कहते हैं कि रोज़ आप टैबलेट लें या इंजेक्टेबल आपने लगवाया कुछ मंथ के लिए या बैरियर मेथड यूज़ किया, उससे छुटकारा मिलता है थोड़ा सा। दूसरा, इनकी जो वर्किंग है, पहले तो ये कितनी तरह के होते हैं, कि बेसिकली 3 तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जो आयन रिलीज करेंगे, दूसरे वो हैं जो हार्मोन रिलीज करेंगे, हार्मोनल हैं, और तीसरे हैं जो ना आयन रिलीज कर रहे हैं ना हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, वो जस्ट एक पॉली एथाइलिन के बने हुए हैं और वो जाके यूट्रस में सिर्फ इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, सो दैट वहाँ पे फैगोसाइट्स बहुत सारे आ जाते हैं और जैसे ही स्पर्म वहाँ आता है वो फैगोसाइट उन स्पर्म को किल कर देते हैं। तो 3 तरह के हो गए, कॉपर आयन यानी कि आयन रिलीजिंग, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल, नॉन मेडिकेटेड। इसको याद करने का जो तरीका हमने निकाला है, सिंपल निकाला है, कम लेट्स प्रोटेस्ट लिव इन। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले वेस्टर्न साइड में लिव इन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, वहाँ चलन ज़्यादा था। वो इंडिया में आया, लेकिन अब इंडिया में लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही हमने लिखा है, कम लेट्स प्रोटेस्ट लिव इन टू प्रिवेंट स्पर्म यूनियन विद द ओवम। कम में क्या क्या चीजें आती है देखिए, CU, कम का CU मतलब कॉपर टी, M का मतलब मल्टीरोड 375, उसके बाद लेट्स में L आता है, इसका मतलब है LNG20, प्रोटेस्ट में आता है P से प्रोजेस्टिसाट, और लिव इन के L से आता है लिपिस्लूप। ये वो डिवाइसेस हैं जो एज ए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज हो रही हैं। इसमें जो स्टार्टिंग की तो है यानी कि कम, दे आर कॉपर रिलीजिंग जैसे कि नाम आ रहा है। इसके बाद आप देख ही रहे हैं प्रोजेस्टासाट या LNG, ये मेडिसिन के नाम है, तो दे आर हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोनल है ये। और लिव इन लिपिस्लूप, लिपिस्लूप नॉन मेडिकेटेड है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस को यूट्रस में स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस होने लगती है स्पर्म्स की। अब इनकी वर्किंग कैसे होती है, अब हम आते हैं इनकी वर्किंग पे ना। सेकेंड लाइन में हमारी आएगी वर्किंग। तो ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन तो सब करेंगे, बस ये है कि ये जो लिपिस्लूप है ये खाली इन्फ्लेमेशन पे है और ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये भी करेंगे। तो पहला पार्ट है कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेंगे ऑल आईयूडीज, तीनों तरह के आईयूडी, चाहे वो कॉपर रिलीजिंग हो, चाहे वो हार्मोन रिलीजिंग हो, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, सारे आईयूडीज करेंगे कॉपर रिलीज। नॉन मेडिकेटेड का भी हमने पढ़ ही लिया, इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। अब आते हैं कॉपर रिलीज वाले में। कॉपर रिलीज क्या करेंगे, कॉपर यानी कि आयन रिलीज हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर यूट्रस के अंदर आयन रिलीज कर रहा है कुछ, तो वो वर्क किस पे करेगा, जो यूट्रस में आने वाली चीज है स्पर्म्स, तो आयन जाके स्पर्म पे एक्शन करेगा, तो स्पर्म की मोबिलिटी को कम करेगा और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगा। तीसरा आता है हार्मोनल। ये हार्मोनल के हो गए। हार्मोन कहां वर्क करेंगे, ऑब्वियस है फीमेल की बॉडी के हार्मोन स्पर्म पे तो वर्क करेंगे नहीं, दे विल वर्क ऑन द यूट्रस। तो वो यूट्रस में क्या चेंज करेंगे, यूट्रस को अनसूटेबल बनाएंगे फॉर इम्प्लांटेशन, और जो सर्विक्स है उसको उसमें कुछ केमिकल चेंज इस तरह के कर देंगे कि वो स्पर्म्स को वहीं पर हॉस्टाइल बना लेगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, फैलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं जाने देगी। तो ये वर्किंग हो गई हमारी आईयूडीज की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब आपको एक टैबलेट की फॉर्म में आती है, आपको टैबलेट लेना होता है रोज, और इसको लेने का तरीका है कि ये 7th डे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट 7 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, जब ब्लीडिंग फेज खत्म हो रहा होता है, तो 7 डेज से इसको स्टार्ट करते हैं। 21 डेज लेनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 28 और 29 डे का साइकिल होता है, तो 28 डेज तक लिया जाता है। उसके बाद फिर 7 डे का ब्रेक करके इसको ले लेते हैं। ये इसका जो कंपोजिशन है, इट इज बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन की होती है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली या प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन की मिक्स होती है। इनकी वर्किंग कैसे है, चूंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इजी है, इजी टू टेक वाला पार्ट है,
तो इसको हम कहते हैं मोस्ट ऑफन यूज्ड है ये। द ओरल पिल्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट यूज्ड है, दे आर मोस्ट ऑफनली यूज्ड होती हैं। तो मोस्ट ऑफन यूज होती है, तो मोस्ट से हमारा क्या हो रहा है, एम इज मतलब म्यूकस थिकनिंग टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। यहां उन्होंने सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया सो दैट स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाए और सर्विक्स वाले पार्ट पे ही रुके रहे। ऑफन का मतलब है ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही हैं। और अगर बाई चांस ओव्यूलेशन में प्रिवेंट नहीं हो पाया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये इम्प्लांटेशन को रोक रहे हैं। दे आर प्रिवेंटिंग बेसिकली ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक रहे हैं। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पूछा गया है, दैट इज, अभी हम देखते हैं सहेली। इस सहेली के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है। ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये वीकली दिया जाने वाला है, नॉन स्टेरॉइडल है और खास बात है इसको लखनऊ के CDRI में डेवलप किया गया है। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। सहेली, चूंकि ये इसका कंप्लायंस इजी है, हफ्ते में आपको एक ही बार लेना है, तो रोज रोज लेने वाली टैबलेट से ये बेटर हो गया। इसका कंप्लायंस अच्छा है, तो इसको हमने लिखा नाउ लीडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। सहेली नाउ लीडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल में। कैसे, क्या क्या इसकी क्वालिटीज है? N फॉर नॉन स्टेरॉइडल, O फॉर ओरल, W फॉर वीकली लेना है इसको। और ये बना है, इसको रिसर्च प्रोडक्ट कहाँ का है? ये CDRI लखनऊ का। तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। देन हम आते हैं इसके सर्जिकल मेथड्स पे। सर्जिकल मेथड का मतलब क्या है? सर्जिकल मेथड का मतलब है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रहा है और वहां से वो डक्ट्स के थ्रू बाहर आ रहा है। इसी तरह से फीमेल्स में ओवरी में ओव्यूलेशन हो रहा है और ये फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ती है, जिसके एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि ओवम ओवरी से एंटर करेगा और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला की तरफ, और स्पर्म मेल से जाएंगे फीमेल के अंदर और फीमेल के अंदर सर्विक्स यानी कि वेजाइना और सर्विक्स से यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। तो अगर इनको बीच रास्ते में रोक दिया जाए, सर्जिकली उस पैसेज को कट कर दिया जाए कि स्पर्म या ओवम आगे ना बढ़ पाए, तो दैट इज द सर्जिकल मेथड, जिनको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है या तो मेल में उस डक्ट को काट दिया जाए जिससे ये स्पर्म आगे जा रहे हैं, या फीमेल्स में उस फैलोपियन डक्ट को कट कर दिया जाए। तो मेल में अगर इसको कहते हैं वेसेक्टमी, क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं यहाँ पर, और फीमेल्स में कहते हैं इसको ट्यूबेक्टमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं। तो मेल में जो वेसेक्टमी है ये स्क्रोटम के थ्रू, जहां दोनों टेस्टिस हैं उसके थ्रू जाके सिंगल इंसिजन से उसको कट कर देते हैं, और फीमेल्स में ये पर अब्डोमिनल बेसिकली जाते हैं और वहां से ये कट कर देते हैं। तो इसके लिए जो एक सिंपल सा टर्म है हमारा, कि अगर किसी को सर्जरी करानी होती है, नॉर्मली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट में कराना पसंद करता है, तो यही हमने लिखा कि सर्जरी सब प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। सब में आ गया, क्या क्या हो सकता है? स्क्रोटम में या तो इंसिजन दिया जाए या एब्डोमिनल इंसिजन दिया जाए, और इनका पर्पस क्या है? ये ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। तीसरा, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। जैसे कि अगर हम बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव में जाएं, तो अगर बैरियर मेथड यूज कर रहे थे, उन बैरियर मेथड को यूज नहीं करेंगे तो आप कॉन्ट्रासेप्शन आपने हटा दिया, प्रेगनेंसी आ सकती है। टैबलेट्स आप यूज कर रहे हैं, आपने टैबलेट को रोक दिया, प्रेगनेंसी आ सकती है, आ जाएगी प्रेगनेंसी। इसी तरह IUD को अगर आपने हटा दिया तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। लेकिन यहां पर जो रिवर्सिबिलिटी है ये बहुत पुअर है। एक बार ट्यूब को काट देते हैं तो ट्यूब को जोड़ने के बाद भी चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी काफी कम रहते हैं। तो यहां हमारा हो गया ब्लॉक ट्रांसपोर्ट, P से हमारा पुअर रिवर्सिबिलिटी, V से वेसेक्टमी जो मेल में यूज हो रही है, और T से ट्यूबेक्टमी जो फीमेल में यूज हो रही है। ये मेथड सर्जिकल मेथड हो गया। इसके अलावा आते हैं इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स। तो इंजेक्शन या इम्प्लांट में भी बेसिकली स्टेरॉइड रहता है, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली या प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के डोज को इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट सबक्यूटेनियसली लगा देते हैं, या उसके मंथली या 3 मंथली इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो व्हाट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? अगर सपोज किसी ने ये अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, या कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे थे वो फेलियर हो गया, तो उसको
उस समय प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, जिसमें कि या तो विद इन 72 आवर्स ऑफ अनसेफ क्वाइटस, या तो एक आईयूडी उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो दैट इज नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और विद इन 72 आवर्स इसको दिया जाता है। अब एक या दो हम इसकी बेनिफिट तो हमने देख लिए, सर्जिकल का भी हमने देख लिया कि पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। इसी तरह से कुछ कॉम्प्लिकेशन जो ओरल वाले पार्ट के हैं, यानी कि स्टेरॉइडल वाले पार्ट के हैं, चाहे वो ओरल है, चाहे वो आईयूडी है, चाहे वो इंजेक्शन है, तो उनके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे फीमेल्स में पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द उनको हो सकता है, उनको ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और इसके यूज से, स्टेरॉइड के यूज से कई बार ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बना रहता है। तो आज हमने बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फोकस कीजिए एनसीईआरटी पर, जरूर पढ़िए सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपका एनसीईआरटी से आना है तो एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाइए। बाकी रिवीजन के लिए हमने बहुत कोशिश किया है कि आप लोग हर चीज को इजीली रिवाइज कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।